लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख इजराइल लेबनान की विविधता को हथियार बना रहा है। पश्चिम एशिया के मौजूदा संघर्ष को सिर्फ सैन्य टकराव के रूप में नहीं, बल्कि समाज और पहचान पर हमले के रूप में समझाने की कोशिश करता है। लेख बताता है कि इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे संघर्ष में इजराइल का निशाना सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं है, बल्कि लेबनान के समाज की वो बहुधार्मिक संरचना भी है जो इस देश की पहचान रही है। लेख के मुताबिक हाल के हमलों में शिया बहुल इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गांव तबाह हुए, हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। इजराइल का तर्क है कि वो हजबुल्लाह को निशाना बना रहा है, लेकिन लेख ये आरोप लगाता है कि उसकी कार्रवाई इससे कहीं आगे बढ़कर सामूहिक सजा जैसी हो गई है। यहाँ तक कि अलग अलग धार्मिक समुदायों जैसे ईसाई, द्रुज और शिया के बीच दूरी और अविश्वास बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है, ताकि लेबनान अंदर से कमजोर हो। लेख ऐतिहासिक संदर्भ भी देता है कि कैसे लेबनान एक ऐसा देश रहा है जहां अलग अलग धर्मों के लोग सत्ता में हिस्सेदारी के साथ रहते आए हैं। राष्ट्रपति ईसाई, प्रधानमंत्री सुन्नी और संसद अध्यक्ष शिया होता है। लेकिन यही विविधता उसकी कमजोरी भी बन सकती है अगर बाहरी ताकतें इन दरारों का फायदा उठाएं। लेख का कहना है, इजराइल इसी रणनीति पर काम कर रहा है, सिर्फ सैन्य दबाव नहीं, बल्कि सामाजिक विभाजन को भी बढ़ावा देकर अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिश। इसके साथ ही लेख ये भी बताता है कि हिजबुल्लाह खुद भी लेबनान के भीतर एक विवादित संगठन है। कुछ लोग इसे सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे देश के लिए खतरा। लेकिन मौजूदा हालात में सरकार के पास ना तो इजराइल को रोकने की ताकत है और ना ही हिजबुल्लाह को पूरी तरह नियंत्रित करने की क्षमता, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। कुल मिलाकर द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख कहना चाहता है कि ये संघर्ष सिर्फ जमीन या सैन्य ताकत की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इस बात की लड़ाई है कि क्या लेबनान जैसा बहुधार्मिक समाज अपनी एकता और पहचान बचा पाएगा, या बाहरी दबाव और अंदरूनी दरारें उसे तोड़ देंगी। लेखांत में ये संकेत देता है इस टकराव का असर पूरे पश्चिम एशिया के भविष्य पर पड़ सकता है, जहां एक तरफ दबदबे की राजनीति है और दूसरी तरफ साथ मिलकर रहने की कोशिश। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय एंथ्रोपिक के क्लाउडे मैथो पर सवाल। जब एआई हर कमजोरी ढूंढ ले, तो इंटरनेट को कौन नियंत्रित करेगा? आज की डिजिटल दुनिया के एक बड़े खतरे और दुविधा को सामने लाता है। लेख बताता है कि एंथ्रोपिक ने अपना नया एआई मॉडल क्लाउड मैथोस को तैयार किया है, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि ये सिस्टम की ऐसी कमजोरियां ढूंढ सकता है जिन्हें पहले कोई नहीं जानता था, और उनका इस्तेमाल करके पूरे कंप्यूटर सिस्टम या इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर कब्जा तक किया जा सकता है। संपादकीय समझाता है, ये तकनीक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये साइबर हमलों को बहुत आसान और तेज बना सकती है, यानी अब हैकिंग सिर्फ विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहेगी, आम लोग या गलत इरादे वाले समूह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ तकनीक सुरक्षा को भी मजबूत बना सकती है, क्योंकि ये कमजोरियों को पहले ही पहचान कर उन्हें ठीक करने में मदद करती है। लेख इस बात पर चिंता जताता है कि इतनी ताकतवर तकनीक अगर कुछ निजी कंपनियों या चुनिंदा देशों के हाथ में सिमट जाए, तो इसका असर पूरी दुनिया के डिजिटल संतुलन पर पड़ सकता है। पेंटागन और व्हाइट हाउस जैसे संस्थानों की बदलती भूमिका ये दिखाती है कि सरकारें अब एआई कंपनियों को सिर्फ ठेकेदार नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार की तरह देखने लगी हैं। संपादकीय का बड़ा सवाल यही है, क्या इंटरनेट, जो अब तक एक साझा वैश्विक मंच था, आगे भी वैसा ही रहेगा, या फिर ये अलग अलग देशों और गठबंधनों में बंट जाएगा, जहां हर कोई अपने अपने सिस्टम को सुरक्षित करेगा, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेगा। कुल मिलाकर द गार्जियन का ये संपादकीय कहना चाहता है कि एआई की ये नई ताकत सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, सुरक्षा और नियंत्रण का सवाल बन चुकी है। अगर इसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम और सहयोग नहीं बना, तो भविष्य में इंटरनेट एक खुला और साझा मंच नहीं, बल्कि अलग अलग डिजिटल किलों में बटा हुआ नजर आ सकता है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, ईरान युद्ध के कारण दवाइयों की कीमतें क्यों तेजी से बढ़ रही हैं, वैश्विक संकट के एक ऐसे असर को सामने लाता है जिस पर आमतौर पर कम ध्यान जाता है, यानी दवाइयों की महंगाई।
लेख बताता है कि ईरान पर यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के हमले के बाद सिर्फ तेल और गैस ही महंगे नहीं हुए, बल्कि दवाइयों की कीमतें भी तेजी से बढ़ने लगी हैं। कई देशों में दर्दनाशक दवाइयों जैसे पैरासीटामोल की कीमतें 90% से ज्यादा तक बढ़ गई हैं और कुछ जगहों पर तो ये 4 गुना तक महंगी हो गई। लेख समझाता है इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस गुजरता है। दवाइयों का उत्पादन और उनकी सप्लाई दोनों ही पेट्रोकेमिकल्स और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पर निर्भर होते हैं। जब ये रास्ता बाधित होता है तो कच्चे माल की कीमत बढ़ती है और दवाइयों की सप्लाई चेन भी प्रभावित होती है। इसके साथ ही हवाई मार्ग में रुकावट, फ्लाइट कैंसिलेशन और ईंधन संकट इसने हालात और मुश्किल बना दिए हैं, क्योंकि दुनिया की करीब 35% दवाइयां हवाई रास्ते से भेजी जाती हैं। लेख ये भी बताता है कि अभी वैश्विक स्तर पर दवाइयों की पूरी तरह कमी नहीं हुई है, लेकिन देरी, रूट बदलने और बढ़ते ट्रांसपोर्ट खर्च की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। खासकर सस्ती जेनेरिक दवाइयों पर इसका ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि उनके मुनाफे की गुंजाइश पहले से ही कम होती है। सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ रहा है जो आयात पर निर्भर हैं, जैसे भारत, और उन गरीब या संघर्षरत देशों पर जहां दवाइयों का स्टॉक कम है और कीमत बढ़ने की क्षमता भी सीमित है। सब सहारन अफ्रीका और यमन, सूडान जैसे देशों में ये संकट और गहरा सकता है। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख ये बताने की कोशिश करता है कि युद्ध का असर सिर्फ सीमा या सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, यहां तक कि जरूरी दवाइयों तक को प्रभावित करता है। यानी वैश्विक सप्लाई चेन जितनी आपस में जुड़ी है, उतना ही किसी एक क्षेत्र का संकट पूरी दुनिया में महंगाई और अस्थिरता पैदा कर सकता है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय साझी चिंताएं, भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते। इस लेख में भारत और साउथ कोरिया के बीच बढ़ते संबंधों और उनकी भावनाओं को सरल तरीके से समझाया गया है। लेख बताता है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भू राजनीतिक संकटों से गुजर रही है। इस दौरान दोनों देशों ने व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और समुद्री सहयोग जैसे देशों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया और $50 अरब तक व्यापार पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। संपादकीय का मुख्य संदेश ये है, भले ही दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव मौजूद है, लेकिन रिश्ते अभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचे हैं। व्यापार अपेक्षाकृत कम है, लोगों का आपसी आवागमन सीमित है और कई समझौते जैसे व्यापार समझौता अब तक अधूरे हैं। ऐसे में जरूरत है कि दोनों देश सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भी अपने संबंधों को और मजबूत करें। लेख ये भी बताता है कि आज के समय में जब ईरान से जुड़े युद्ध, ऊर्जा संकट और समुद्री व्यापार में बाधाएं बढ़ रही हैं, तब भारत और दक्षिण कोरिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर इन चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.